हेलो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले बात करते हैं हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या होता है? देखो, कांस्टेंट क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड। यानी कांस्टेंट क्या होता है, हमारी जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर है 2 3 या 4/7 -1/2 -4, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट नंबर है। तो इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। या फिर कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे हमने पढ़ा है पाई। अब पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 22/7। या फिर मैं ये बोलूँ, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कितना आता है, 3.14। तो ये जो पाई है ये भी क्या है, एक कांस्टेंट। तो ये तो था हमारा कांस्टेंट। अब बात करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होंगे? देखो, वेरिएबल्स के लिए हमें क्या करना है। अब वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स होते हैं कि सिंबल्स जिन वे नो हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि ऐसे सिंबल जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। जैसे जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है हम उससे क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या है? देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने पढ़ा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। यानी कि अगर मैं सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या होगा, c = 2πr। अब यहाँ पे ये 2 क्या है, यहाँ पे ये 2 एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। ऐसे ही पाई, पाई की वैल्यू भी हमारी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो आर है, आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियस। अब इस रेडियस की वैल्यू हो सकता है कभी 1 हो, कभी 2 हो, या वो हमारी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती, तो इसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आर है हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। और जैसे जैसे हमारी आर की वैल्यू चेंज होगी उसी के साथ साथ हमारा जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए जो ये हमारा चेंज हो रहा है तो ये सी भी क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, और वेरिएबल्स का मतलब होगा कि उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट अभी बताया था, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी कि ऐसे सिंबल जिनकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2 3/5 0 -6/7, या सिंबल होंगे हमारा पाई। और भी इस तरह के बहुत सारे सिंबल हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो सब क्या हमारे कांस्टेंट। देन वेरिएबल क्या हो गया, अ सिंबल विच हैज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि ऐसे सिंबल जिनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिफरेंट होगी, जो चेंज होती रहेगी, वो सब क्या है हमारा, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल, यानी कि जो चेंज होता रहे, जो वेरी करता रहे, वो सब क्या है हमारे वेरिएबल्स। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है कि जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, अगर हम क्या करें, कांस्टेंट ले और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, वेरिएबल के साथ, और इस वेरिएबल की पावर हो जाए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कांस्टेंट मान लो हमने 2 लिया, ठीक है। वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, और रैशनल नंबर में हमने 2/3, तो ये क्या हो गया, 2x⁻²/3। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही मान लेते हैं कांस्टेंट 1, वेरिएबल x एंड पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1। अब हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेस की पावर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये क्या हो गया, 1। तो ये 1 भी क्या है, एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मान ले कांस्टेंट 3 हो गया, वेरिएबल y, और यहाँ पे हमने रेशनल नंबर इस बार ले लिया 2। अब 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। तो ये क्या बनेगा, 3y²। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब और क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
तो अगर उनको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक 2x⁻3, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। 3y² ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो 2x⁻2/3 प्लस 3y², तो ये क्या बना, ये एक हमें नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। देखो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जब इनको ऐड किया गया तो भी एक क्या मिल रहा है, एक नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जरूरी नहीं कि केवल हम उसे ऐड करेंगे, हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कि ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने दो टर्म को ऐड कर दिया, जैसे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर क्या, सब्ट्रैक्ट, तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये था तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं। जैसे 2x² - 3x + 4y + 6x + 2। अब ये क्या है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरीके से 4x⁻³ -√3x + 2, अब ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशन। और वहां पे जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे आपस में, हमारे कुछ ऑपरेशंस है। ऑपरेशन से मतलब क्या है कि लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है ये सब इन सिंबल की हेल्प से आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अब हो सकता है इनमें से कोई एक सिंबल यूज हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है इनमें से सारे ही यूज हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये वाला एग्जांपल है 2x² - 3x + 4y + 6/x + 2। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है और y है, और कांस्टेंट क्या है वहाँ पे 2, 3, 4, 6, ये सब क्या है, कांस्टेंट। लेकिन जब हमने इनको कनेक्ट किया तो मुझे क्या मिला, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आया, यहाँ प्लस का साइन आया, ठीक है, ऐसे फिर से मल्टीप्लाई साइन भी आया, प्लस साइन, और यहाँ पे डिवाइड साइन भी आ गया। तो इसमें चारों ऑपरेशन हमारे यूज हुए हैं। तो जब हमने को कनेक्ट किया तो क्या मिला, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आएगा टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x³ + 3x² + 2x + 4। अब यहाँ पे टर्म से मतलब क्या है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे टर्म्स होगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा प्लस और माइनस साइन के साथ डिफरेंट है वो हमारा क्या है, टर्म्स। कैसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 4x³ आया तो ये हमारा एक टर्म हुआ, फिर प्लस साइन आया तो इस प्लस साइन को लेके यहाँ से यहाँ तक फिर ये क्या हुआ, एक दूसरा टर्म हुआ। अब देखो क्योंकि इस टर्म का जो साइन है वो प्लस है तो इस प्लस साइन को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम प्लस साइन नहीं कभी भी यूज़ नहीं करते। मान लो मुझे एक पॉजिटिव नंबर लिखना है तो मैं पॉजिटिव नंबर कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने 2 लिखा है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे मैं प्लस का साइन यूज़ नहीं करूँगा। कर सकता हूँ लेकिन वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक नेगेटिव नंबर लिखो, तो सपोज करूँ मैं नेगेटिव लिखता हूँ 2, तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें भी यही है कि इस वाले टर्म का साइन प्लस है तो आप इसको करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिखूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या आएगा, 2x, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4। तो ये होती है टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 4xy + 3। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स।
कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म, अब दूसरा टर्म क्या होगा यहाँ पे, दूसरा टर्म विद साइन हमें लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो विद साइन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म 3। अब देखो टर्म को एक तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट जिसको ऐड करने पे हमें फिर से क्या मिल जाए, एक वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाए। जैसे अगर मैं इन तीनों टर्म को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4xy प्लस 3। तो देखो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 4xy प्लस 3। तो देखो इन तीनों टर्म को ऐड करने पे मुझे वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल गया ना जहाँ से मैंने टर्म निकाला था। अब सपोज करो मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, प्लस आता। तो ये जो ओरिजिनल है और ये जो टर्म को ऐड करके बना वो चेंज हो चुका, तो इसलिए टर्म्स में हमें विद साइन लिखना होता है। अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हम लगाएंगे, अगर उसके उसमें पॉजिटिव साइन है तो उसको लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, देखो पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। यानी कि पॉलिनोमियल्स का है जिसमें बहुत सारी टर्म होगी। अब देखो टर्म तो मैंने अभी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ाया, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी बहुत सारी टर्म हो सकती है। तो फिर इस पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस ये आता है, हम इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं, यहां से आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर्स ऑफ वेरिएबल होल नंबर। पावर्स क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, होल नंबर। अब होल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि पॉलिनोमियल्स होते तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन वहां पे जो हमारे वेरिएबल्स आ रहे होंगे ना उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, मैंने एक एग्जांपल ये लिया, और x की पावर 3 माइनस 4x 2/3 प्लस 4। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल्स को होने के लिए वेरिएबल की पावर को क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो इस वाले केस में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। देखो यहाँ पे x की पावर 2 तो ये होल नंबर हुआ, यहाँ पे x की पावर 1 तो ये भी होल नंबर हुआ। तो ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल है। लेकिन इस वाले पार्ट में यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर हमारी 3 एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्योंकि एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये है हमारा नॉट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जब हम पॉलिनोमियल्स को चेक करेंगे तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो हमारे कहाँ होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए। कहाँ होंगे, न्यूमरेटर में। अब देखो इसके लिए कैसे, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4/x। अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल की पावर को देखता हूँ तो अभी क्या है, x की पावर 2 होल नंबर है, यहाँ पे भी x की पावर कुछ भी गिवन नहीं, इसका मतलब 1 है तो ये भी होल नंबर है, y की पावर 1 होल नंबर है, और यहाँ पे x की पावर 1 होल नंबर है। लेकिन अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि होल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल नहीं है, देखो जब मैं यहाँ पे न्यूमरेटर वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या होगा, +4। अब देखो ये क्या है, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 × 1/x। अब 1/x हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा है कि अगर मैं वेरिएबल की पावर को साइन चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, और जो भी इसकी पावर है, पावर क्या है 1 है, उसका नेगेटिव हो जाएगा साइन चेंज। तो देखो अब यहाँ पे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में पहुंच गया, लेकिन इसकी जो पावर है वो अब क्या है, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये तो था हमारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
अब पॉलिनोमियल्स में हमारे देखो, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होंगे वो हमारे जरूरी नहीं एक ही वेरिएबल होगा, उसमें बहुत सारे वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे 2x³ माइनस 4x² प्लस 5xyz। अब ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, x y z। तो ये क्या वो कहा जाएगा? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। तो हमारे जो सिलेबस में गिवन है वो पॉलिनोमियल्स केवल 1 वेरिएबल वाला हमें पढ़ना है, हमें 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल नहीं पढ़ने, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है हमें वो स्टडी नहीं करना है। हमें पता तो होना चाहिए कि होता क्या है, तो ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन जो सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं अब हम 1 वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं डेफिनेशन पर। तो देखो, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने एग्जांपल आपको समझाए थे, जैसे 2x + 3 होगा, ये क्या हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x - 3/x ये हमारा क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरीके से ये सब क्या हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। √x हुआ, अब यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं √x को क्या लिख सकता हूँ? पावर के टर्म में लिखूँ तो x⁴ तो रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्या ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ गया? रेशनल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये वाला हमारा नॉट पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये भी हमारा क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेनोमीटर में क्या आ गया? x+4। अब अगर मैं इसको न्यूमेटर में भी ले जाऊँ तो न्यूमेटर में तो मैं ले ही नहीं जा सकता, इसको मैं एलसीएम लेके भी करूँगा तो भी इसमें डेनोमीटर में x+4 तो रह ही जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल नहीं है? हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स अभी बताया था क्या होंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल्स होल नंबर, यानी कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ऑल वेरिएबल्स आर इन न्यूमरेटर, और सभी वेरिएबल कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में होने चाहिए, तब हम देखेंगे कि वो होल नंबर है या नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है हमारे? पॉलिनोमियल्स के हैं। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2xy माइनस 6/(x⁻² + 4। अब यहाँ पे अगर मैं इस सबको ऐसे ही देखूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे x की पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर ये क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो होल नंबर, तो ऐसे तो ये मुझे लग रहा है कि हम पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन जब मैं इसको वेरिएबल में कन्वर्ट, वो पावर वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा? ये x⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x²। अब ये तो आपने पढ़ा होगा ना, a⁻n 1/a⁻n, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकता हूँ 1/a⁻n a⁻n, ये सब हमने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा था। तो देखो अब ये क्या बन गया? हमारा पॉलिनोमियल्स बन गया है, ठीक। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। अब हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल अभी बताया था, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px = anxn प्लस an-1 xn-1 प्लस अप टू a2x a1x a0। अब ये क्या है? देखो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में इस तरीके का होगा वो हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल होगा। और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स से पहले an-1 a2 ये सब जो है ये हमारे एक रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और जो an होगा वो हमारा क्या नहीं होगा? 0 होगा, और जहां पर n हमारा होल नंबर होगा, ठीक है। तो यही सब समझाया था अभी पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल में कि हमारा उसके अंदर एक ही वेरिएबल आना चाहिए, सबसे पहली बात ये। दूसरा कि पावर की जो वेरिएबल्स है जो उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी। और तीसरा यहाँ पे है कि an ≠ 0। देखो इसका मतलब an ≠ 0 का मतलब ये है कि मान लो मुझे पावर 3 का एक पॉलिनोमियल लिखना है, तो जो भी उसमें हाईएस्ट पावर होगी ना वहां पे वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अभी टाइप समझाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा इसका मतलब होता क्या है, ठीक। तो एग्जाम्पल आप देख ही चुके होंगे यहाँ पे, जैसे ये सब क्या है? हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है तो केवल एक ही वेरिएबल है और हर जगह वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक।
ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे वेरिएबल y कर दिया है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो एक ही है ना हमारा y, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से मतलब क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि पावर्स ऑफ वेरिएबल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैं अभी एग्जांपल की बात करूं ऊपर वाले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर है इस पूरे एक्सप्रेशन में डिक्रीज हो रही है। पहले पावर 3 आई, अब 3 के बाद 2 नहीं, तो 3 के बाद 1 है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो, पहले 4 फिर 3 देन 2, तो ये सब पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे सबसे पहले एक्स की पावर क्या है, 1। अब यहाँ पे तो एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स की पावर 0 है, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की पावर 0 को शो नहीं किया है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है शो करने की, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 0 है अगर देखा जाए, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल्स है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है कि जब भी हम क्वेश्चन को आगे जाके सोल्व करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने एक पोलिनोमियल लिया 2x³ प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x। तो मुझे क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो इनका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है उस टर्म को मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो देखो अभी आपको टर्म समझाया था कि इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 टर्म है। देखो जो टर्म है वो पोलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक ही तरीके से फाइंड होगी। जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म सीखा था, पोलिनोमियल्स के अंदर भी टर्म ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी क्योंकि पोलिनोमियल्स भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ ना, तो टर्म्स इसके अंदर कितनी हुई, 5 टर्म है। तो सबसे पहले मैं उस टर्म को लिखूंगा जिसकी वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की क्या है, 4। तो सबसे पहले मैंने लिखा 4x4। इसके बाद 4 के पावर जो यहाँ पे मुझे पावर दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे 3, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो 4 के बाद मुझे लिखना है 3, तो ये फिर आया इसका 2x³। और क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, कुछ भी नहीं तो प्लस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आया प्लस साइन। फिर मुझे 3 के बाद पावर दिखाई दे रही है यहाँ पे 2, तो अब आएगा माइनस 6x स्क्वायर। फिर 2 के बाद आएगा 1, अब यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 4x। और सबसे लास्ट में हमारा कांस्टेंट पार्ट आएगा -2। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल फिर से बता देता हूँ। वैसे जो टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था पोलिनोमियल्स का भी ऐसे ही है कि हमें क्या लिखना है, वेरियस पार्ट ऑफ पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। यानी कि जो भी प्लस या माइनस साइन से पार्ट सेपरेटेड है वो सब हमारा टर्म्स के अंदर आ जाएगा। जैसे 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे हमारे कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स। देखो जैसे सबसे पहले तो हमारा हो गया 2x³, ठीक है, देन माइनस 3x स्क्वायर और थर्ड टर्म 4। सिमिलरली इसी तरीके से 4y टू द पावर 4 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7 प्लस y³। तो इस वाले पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो पहला टर्म क्या हो गया, 4y टू द पावर 4, सेकेंड टर्म माइनस 6y स्क्वायर, थर्ड टर्म 7 एंड फोर्थ टर्म इज y³। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 3x प्लस 2। अब ये जो है ये एक हमारा पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x। अब देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पोलिनोमियल के अंदर x की पावर को देखूं तो मुझे 3 पावर दिखाई दे रही है। सबसे पहले 4 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो मेरे पास 3 पावर है यहाँ पे। तो डिग्री क्या होता है कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है ना, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 4। तो उस हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो इस वाले पोलिनोमियल के लिए डिग्री क्या है, 4। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगा, हमारी डिग्री होगी। मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। 6y³ माइनस 7y स्क्वायर प्लस y9 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे इस पोलिनोमियल में मेरे पास वेरिएबल क्या है, y है,
ठीक है। और यहाँ पे y की पावर क्या है, इस वाले टर्म में y की पावर 3, इस वाले टर्म में y की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 9। ठीक है, तो हाईएस्ट टर्म क्या हुआ यहाँ पे 9। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री होगी इसकी 9। ठीक, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है यहाँ पे, देखो जो सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं वो तो हम वन वेरिएबल्स ही पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होंगे अभी बताया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, बस होल नंबर होंगी और सभी वेरिएबल न्यूमरेटर में होंगे। तो देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल्स। तो देखो अगर हमें जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो उसके लिए हमें डिग्री निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म लिखता हूँ। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे टर्म्स लिखा 2xy² माइनस 4xy -4xy एंड थर्ड टर्म इज -6x³ y। अब यहाँ पे डिग्री देखो कैसे फाइंड करनी है, मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ। फर्स्ट टर्म में मेरे पास 2 वेरिएबल आ रही है x एंड y, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल की जो पावर है ना मुझे उनको ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, y की पावर 2, दोनों को ऐड किया तो ये कितना आया 3। इसी तरीके से इस वाले टर्म में x की पावर क्या है 1, y की पावर 1, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 2। इस वाले टर्म में x की पावर 3, y की पावर 1, दोनों को ऐड किया 4। तो हमें अब टोटल पावर हमें पता लग गया कि इस वाले टर्म में टोटल पावर 3 है, इस वाले टर्म में टोटल पावर 2 है और इस वाले टर्म में टोटल पावर 4। तो हमें हाईएस्ट टोटल पावर देखना है, फिर उनका जो भी वेरिएबल है उन सभी का सम करके जो टोटल पावर निकलने वाला है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे अब टोटल पावर 4 तो यानी कि जो डिग्री होगी इसकी कितनी हो जाएगी 4। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, 3xy माइनस 2x² प्लस 3xy³। तो देखो अब आप बगैर ऐड किए भी सीधे सीधे बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल पावर निकालूँ कितना आएगा 2 आएगा, इस वाले टर्म में कितना आएगा 2 + 1 3 और इस वाले टर्म में कितना आएगा 3 + 1 4। तो इसके लिए डिग्री क्या हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट। अब देखो कोएफिशिएंट क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है कोएफिशिएंट। तो देखो कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे मुझे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो कोएफिशिएंट का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी टर्म के अंदर ये x³ आ रहा है, अब ये x³ किस टर्म के अंदर आ रहा है 4x³ के अंदर आ रहा है, यही टर्म है। अगर मैं इसमें टर्म लिखूँ तो पहली टर्म 4x³ हो गया, दूसरी टर्म इसमें -3x² हो गया एंड थर्ड टर्म इसमें क्या हो जाएगा 2x। तो अगर मुझे x³ का कोएफिशिएंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि जिस टर्म के अंदर ये x³ आ रहा है उसके साथ जो कांस्टेंट पार्ट है ना वो हमारा क्या होगा इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या हुआ 4। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसके साथ क्या पार्ट है -3, तो विद साइन हमें देखना है। ठीक है, ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, y³ माइनस 2y प्लस 4। अब यहाँ पे मैं पूछूँ कोएफिशिएंट ऑफ y³। अब y³ के साथ तो कोई कांस्टेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें पता है कि जब भी यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे हमारा 1 है, क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई y³ के साथ करें तो क्या है ये y³ भी बन जाएगा। तो इसमें ये 1 छुपा हुआ होता है एक तरीके से। तो जब भी हम कोएफिशिएंट लिख रहे हो और उसके साथ कांस्टेंट पार्ट हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है 1 है। ऐसे ही यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y अगर पूछा जाए -2। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैंने इसमें आया कोएफिशिएंट ऑफ y⁴। अब यहाँ पे तो कहीं y⁴ में नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। देखो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 4 है, अब इस 4 को क्या मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 4 × मैंने क्या किया इस y1 को ऐसे लिख दिया y⁴, क्योंकि y की पावर 0 क्या एक 1 है
1 के इक्वल है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि y टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये क्या बोलोगे अब 4। तो ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके से आ जाए कि y टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट बताओ या x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट बताओ, तो उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है ना, वही उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो इस 4 के साथ वेरिएबल पार्ट तो है, लेकिन क्योंकि वो y टू द पावर 0 है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि y टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना y की पावर 0 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। ठीक, तो यही था हमारा कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जैसे 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4, तो यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट माइनस 3 हो गया। अब हमसे पूछा x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट x की पावर 0 का मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वही क्या है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -4। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, डिग्री हमने पढ़ लिया है, टर्म्स हमने पढ़ लिया है। अब इस पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो देखो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तो ये डिग्री बेसिस पे, दूसरा क्लासिफिकेशन इसका टर्म्स पे बेसिस पे किया गया है, वो मैं आगे जाकर आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले हम पढ़ते हैं डिग्री बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। देखो सबसे पहले आएगा इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। अब डिग्री हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल जहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी, 1, तो वो क्या होंगे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी, यानी कि जो हमें इस तरीके के दिखाई देंगे वो सब हमारे क्या होंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। और यहाँ पे a एंड b हमारे क्या होने वाले हैं, रियल नंबर्स, एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी का फॉर्म होगा, मैंने बताया। ठीक है, a एंड b हमारे रियल नंबर्स हो गए। तो देखो यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने a को 2 लिया और b को 2/3 लिया। अब मैं a एंड b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2/3। तो देखो इस पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हुआ, डिग्री 1। तो इसलिए ये तो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि a को तो मैंने 0 ले लिया और b को मान लेते हैं 3, क्योंकि रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर हुआ और 3 भी हमारा एक रियल नंबर, तो हमारा क्या बनेगा, ये 0 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये क्या बनेगा, 3। अब यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए तो कि बताओ भाई इसमें हमारी जो डिग्री है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो यहाँ पे 1 तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, x की पावर 0। बताया था ना अभी कि इसको मैं 3x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है तो वो 0 ही है, ठीक है ना। लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए लीनियर के लिए, 1 होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा ना, अगर हमने a को 0 रख दिया तो ये क्या है, इसके लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये हमारा पहुंच जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। इसको भी हम पढ़ेंगे, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, बस अभी ये समझिए। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि a हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इज 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म होगी और या फिर उसके अंदर 1 टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे कितने टर्म आ रही है, 1 2, तो इसमें कितनी टर्म आएंगी, 2 टर्म्स आएंगी। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, टर्म कितनी है, 2 टर्म है। तो हमें टर्म को काउंट नहीं करना है, क्योंकि हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे। तो सिर्फ हमें क्या काउंट करना है, डिग्री काउंट करनी है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही -3x प्लस 7/2, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। इस वाले में देखो 4x, यहाँ पे देखो अब इस वाले केस में टर्म हमारे पास 1 है, लेकिन हमें तो क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, अब देखो
पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। तो उस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स है उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, जहां पे ए बी सी कॉन्स्टेंट होंगे। कॉन्स्टेंट बोलो या फिर मैं ये कहूँ रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स है वो सब क्या है, एक कांस्टेंट है, तो रियल नंबर्स होंगे। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, और ए हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या किया, a को 1 रख दिया, b को -2, c को 3, तो ये क्या बन जाएगा, 1x², b के जगह -2x3। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। लेकिन अगर मैंने a को यहाँ पे 0 कर दिया, इफ a इक्वल टू 0, तो देखो मैं सिर्फ a इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, बाकी सब b एंड c कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, 0x² प्लस bx प्लस सी। तो देखो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया ना, यहाँ पे क्या बचा, bx प्लस सी। अब bc तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, मेन तो ये है कि जो हाईएस्ट पावर थी 2, वही वाली टर्म 0 हो गई। तो अब इसमें ये हमारा किस में पहुंच गया, लीनियर में पहुंच जाएगा। अब ये भी 0 हो गया, कॉन्स्टेंट में पहुंच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हाईएस्ट पावर वाला हमारा कोएफिशिएंट होता है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2, इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है a, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये वाले दोनों 0 हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैंने मान लो a तो हमारा ऐसे रहेगा, मैंने b को और c को 0 कर दिया, तो ये क्या होगा, ax² बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0, तो ये ax²। अब a को तुम कोई भी नंबर रख लो, जैसे 3 रखते हैं तो 3x² बन जाएगा, 1 रखा तो 1x² बन जाएगा। तो ये फिर क्वाड्रेटिक होगा। b एंड c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कि अभी पीछे बताया था कि वहाँ पे मैंने बताया था ना an हमारा 0 नहीं होगा। तो an क्यों 0 नहीं होगा, उसमें देखना एक बार जाके आप, an 0 क्यों नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि फिर वो पॉलिनोमियल डिग्री n का नहीं रहेगा, वो डिग्री n-1 का बन जाएगा। जिसमें आपको बताऊं, यहाँ पे अगर ये an 0 हो गया, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, n है, अगर ये 0 हो गया ना, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, 0। तो ये फिर डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये किस क्या बोला ये, फिर ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसलिए हाईएस्ट वाले जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, देखो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होंगी 3, तो वो सब हमारे क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगी इसका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि जो भी इस टाइप का पॉलिनोमियल है जहाँ पे a b c d ये सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो अब समझ में आ गया होगा, जैसे हमने लीनियर के लिए क्या, क्वाड्रेटिक के लिए क्या, सेम उसी तरीके से क्यूबिक के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इज 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने आएंगी, मैक्सिमम यहाँ पे 4 टर्म्स हो सकती है। ठीक है, देखो काउंट करो 1 2 3 4, तो मैक्सिमम 4 हो सकती है, या फिर 3 हो, या 2, या फिर 1। जैसे एग्जांपल दिए मैंने, सभी यहाँ पे दिए। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, लेकिन टर्म कितनी है इस वाले केस में, 4, तो मैक्सिमम तो 4 ही हो सकते हैं। 4 से कम क्या हो सकता है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसमें तो एक ही टर्म है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसमें टर्म यहाँ पे 2 है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, जहाँ पे हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इसको ऐसे समझो, जब क्वाड्रेटिक
की जो डिग्री है उसको आप डबल करोगे तो कितना बनेगा, वो 4 बन जाएगा। 2 का डबल करोगे 4 बन जाएगा। तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है कि वो पोलिनोमियल जहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए, 4। यानी कि जो भी उसके अंदर वेरिएबल आ रहा होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, जनरल फॉर्म इज ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a b c d एंड e आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो भी ये पोलिनोमियल हमें इस टाइप का दिखाई देगा वहां पे क्या होगा, वो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। थर्ड पॉइंट इसमें आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इज 5, कि इस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे एक चीज नोट करना कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी डिग्री, कि जो भी हमारी डिग्री है ना तो टर्म उसमें क्या है, एक ज़्यादा है, तो डिग्री प्लस 1 उसके अंदर टर्म होगी। मान लो अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो टर्म कितने आएगा, 4 आएगा। अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो टर्म कितना आ रहा है, 4। अगर डिग्री हमारे पास 4 है तो उसके अंदर कितनी टर्म आएगी, 5। ऐसी अगर डिग्री 5 है तो टर्म कितनी, 6। तो ध्यान रखना जितना उसका डिग्री होगा उससे एक ज़्यादा उसके अंदर मैक्सिमम टर्म हो सकती है, जरूरी नहीं उतनी टर्म होगी ही होगी, ये केवल एक मैक्सिमम टर्म है। ठीक है, मिनिमम तो उसके अंदर 1 होगा, मिनिमम टर्म तो 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगी, वो डिग्री पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो भी डिग्री होगी मैक्सिमम टर्म उसके अंदर उससे एक ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ऐसे एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये सब क्या है, हमारा एक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल तो अब समझ में आ गया होगा। तो ये सब था हमारा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब फिर आता है इसमें नेक्स्ट एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी कि वे पोलिनोमियल जहां पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है ओनली 1 टर्म, और इस टाइप के पोलिनोमियल में, कांस्टेंट पोलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होगी। जैसे एग्जांपल 4 9/7 -7 2/3। तो ये सभी क्या है, हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो वेरिएबल्स है ही नहीं, यहाँ पे हम कैसे चेक करें, डिग्री 0 है। तो मैंने पीछे भी बताया था आपको, पहले ही बता चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। जैसे ये 4 है, इस 4 को क्या मैं 4x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये x की पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4x टू द पावर 0, तो ये इसमें हमारे कितनी टर्म है, 1 टर्म है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान रखना जो भी हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है, या ये कहो कि जो भी न्यूमेरिकल नंबर है ना, वो अपने आप में एक क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जो भी हमारे पास रियल नंबर है वो अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहां से हम एक नोट ये भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल, कि जितने भी रियल नंबर्स है वो सभी वहां पे क्या होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। अब आता है नेक्स्ट जीरो पोलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे अब इस चीज को समझना, जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, डिग्री इज अनडिफाइंड, और थर्ड पॉइंट है ओनली 1 टर्म। अब देखो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो मैंने बताया कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होंगे, कि जो भी रियल नंबर्स है वो सब कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। तो जीरो भी तो एक रियल नंबर है, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि जीरो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए रियल नंबर ही है, लेकिन ये कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा, दूसरा पॉइंट इसका है कि डिग्री अनडिफाइंड। यहाँ पे हम डिग्री क्या होती है, 0 होती है कांस्टेंट में, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइंड। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने कांस्टेंट पोलिनोमियल लिया 0 के अलावा, मैंने 9 लिया। इस 9 को अगर मैं वेरिएबल के टर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 9x टू द पावर 0। तो इसकी डिग्री हमेशा 0 ही आएगी। लेकिन अगर मैंने 0 लिया तो देखो क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0 × 1। ठीक है, और
0 इंटू 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है, अभी अगर मैं इससे देखूँ तो डिग्री क्या है मेरे पास 0 है, ठीक है। लेकिन 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 2। अब इस टाइम पे यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी अब इसकी डिग्री क्या है, इस तरीके से यहाँ पे डिग्री 2 है। अब इसको मैं ऐसे ही बहुत सारे लिख सकता हूँ, तो ये तो फिर डिग्री 3 का बन जाएगा इस तरीके से, तो ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो हम कुछ भी ले, हम जीरो से कोई भी नेचुरल नंबर ले या होल नंबर्स ले, एक्स की पावर यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं जीरो को जनरली रिप्रेजेंट करूँ एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ पे आप एन को कोई भी होल नंबर्स लो तो ये हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इसकी डिग्री इसलिए क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि कभी तो ये 0 आ रहा है, कभी ये 2 आ रहा है। अगर इस वाले एग्जांपल से देखो तो 3 आ रहा है। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे केसेस है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है कि क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है। उसकी डिग्री 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में 3 हो गया, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 9 हो जाए तो इसकी डिग्री 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 10 हो जाए तो इसकी डिग्री 10 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो 0 है ये कांस्टेंट नंबर है वैसे तो एक, लेकिन ये किसके अंदर आएगा, 0 पॉलिनोमियल कि 0 पॉलिनोमियल के अंदर केवल 0 ही आएगा और इसकी डिग्री जो है अनडिफाइंड होगी। और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर केवल एक ही टर्म होगी, वो क्या है, 0, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री के बेसिस पे। अब आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसका आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म के बेसिस पे इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं मोनोमियल। देखो मोनोमियल के अंदर क्या है कि मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि मोनोमियल क्या है, ऐसे पोलिनोमियल जिसके अंदर केवल 1 टर्म हो, यानी पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। अब देखो जब हम टर्म्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना, तो हम उसके अब डिग्री नहीं देखेंगे, डिग्री क्या है, डिग्री कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि उस पोलिनोमियल के अंदर कितने टर्म आ रहे हैं। जैसे 2x³, अगर मैं डिग्री देखूं तो ये डिग्री क्या है, 3 है। लेकिन मुझे डिग्री नहीं देखनी, मुझे तो क्या देखना है, इस पोलिनोमियल के अंदर टर्म कितना है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, इसलिए ये क्या हुआ, मोनोमियल। अगर मैं डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करूँ तो ये क्यूबिक होगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टर्म्स के बेसिस पे। तो एक टाइम पे या तो हम उसे टर्म के बेसिस पे ही डिवाइड करेंगे या फिर डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा ये सेकंड पोलिनोमियल आया 6x²। अब यहाँ पे इसका डिग्री देखा जाए, डिग्री तो 2 है लेकिन टर्म कितना है, एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी क्या है, एक मोनोमियल। 4y⁻12 ये भी क्या हुआ, मोनोमियल। तो ध्यान रखना जब हम टर्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं ना, तो उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी होल नंबर्स हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 200, 500। जैसे अगर मैं लिखूं x की पावर 200, तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या है, 200 हो गई है, लेकिन ये रहेगा तो मोनोमियल ही ना, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म है, एक ही टर्म है। सेकंड आता है इसका बाइनोमियल। अब देखो बाइनोमियल में जो बाई का मतलब होता है वो होता है 2, यानी कि पोलिनोमियल्स ऑफ हैविंग 2 टर्म्स, ऐसे पोलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स। तो उस टाइप के पोलिनोमियल क्या होंगे हमारे, बाइनोमियल। एग्जाम्पल हो गया हमारा 3x+2, 2x³ - 7, 12x6 + 3x³। तो इन सब में डिग्री तो डिफरेंट है, तो डिग्री नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, टर्म कितना है। तो ये सब क्या होंगे हमारे बाइनोमियल। एंड थर्ड आता है इसके अंदर ट्राइनोमियल। तो ट्राई का मतलब क्या हुआ, 3। तो पोलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, तो वो सब क्या होंगे, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x³ - 3x² + 1। तो ये सब क्या है हमारे ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है। ऐसे ही 6y⁻6, 2y⁻5 + y², ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी जो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा 2.1 से पहले जितना भी है वो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो सब आप मुझसे पूछ सकते हो।